हाय फ्रेंड, आज हम लोग पीफीटी, डीफीटी और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के सेकेंड पार्ट लूप ऑफ एनले कलेक्टिंग डक्ट, ये चारों पार्ट को मैंने डिस्क्राइब करूँगा और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, दूसरे पार्ट आज अपलोड करूँगा। ये जो है पीफीटी, डीफीटी और लूप ऑफ एनले कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ यूरिन को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको 2 मिनट लूँगा आगे के 2 स्लाइड लेने के, फिर मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइन को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक्सक्रीशन जो है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीशन कहा जाता है। और ये थ्री टाइप के हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको रिलीज करने के लिए हमारे बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट की तरह रिलीज करने के लिए काफ़ी वाटर की ज़रूरत होती है और हम अपने बॉडी से ऐसे ही वाटर को रिलीज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर बाद में हम लोग को वाटर की प्रॉब्लम होने लगेगी, तो हम लोग अमोनिया को रिलीज नहीं करते हैं। हम लोग अमोनियोटेलिक नहीं है एक्चुअली। यूरिक एसिड जो है लिक्स टॉक्सिक होता है और यूरिया जो है इंटरमीडिएट आता है, दोनों के बीच आता है। यूरिया जो है कभी कभी ऑस्मोलाइट के लिए भी ऑस्मोलाइट की तरह भी एक्ट करता है। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में काफ़ी हेल्प मिलता है और ऑस्मोलाइट की तरह एक्ट करने के कारण ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ वाटर हुआ, हमारे बॉडी में जब भी इसकी कमी हो जाती है वाटर की, तो ये ऑस्मोलाइट की तरह एक्ट करके हमारे शरीर में एक्ट करके जो भी एसेंशियल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करता है। अमोनियोटेलिक में आ जाए हम लोग, अगर अमोनियोटेलिक में आते हैं तो वो एक्यूटिक एम्फीबियन बोनीफिफेस एक्यूटिक इन्फेक्ट, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। और यूरिकोटेलिक में जाते हैं तो बर्ड्स, रेप्टाइल और इन्फेक्ट, और यूरियोटेलिक में जाते हैं तो मैमल्स जो कि हम लोग में आते हैं और मरीन फिशेस में आते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये एक्सट्रैक्टरी स्ट्रक्चर को कुछ देख लें हम लोग, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। प्रोटोनेफेडीरिया को देखें और फ्लेम फेल को देखें तो ये प्लेथियलमेंथस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। नेफेडीरिया को देखें तो अर्थवार्म में होते हैं और एनिलीड्स में होते हैं। माल्फीजियन को देखें तो इंसेक्ट में होते हैं, कॉकरोच में होते हैं। ग्रीन ग्लैंड को देखें तो प्रॉन्स में होते हैं। पेयर ऑफ किडनी हमारे बॉडी में होता है जो कि फिल्टर करता है ब्लड को और रिमूव करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को नेफ्रॉन के थ्रू। जो भी प्रोसेस होते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। और उसका लेंथ जो होता है किडनी के 10 to 12 सेंटीमीटर, वेट जो है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट जो है 120 से 170 ग्राम के होते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको बता दिया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये था कि एक पोडोफाइट था जो कि एपिथेलियम सेल थे जो कि सिक्रीट करते थे, जो कि ब्लड को वहाँ से फिल्टर होते थे। लगभग सारे चीज़ फिल्टर हो जाते थे, 2 चीज़ को छोड़कर, प्रोटीन और सेल को छोड़कर, और पीफीटी में जाके रीअब्जॉर्ब होते थे, जैसे ग्लूकोज फुल्ली रीअब्जॉर्ब हो जाते थे। अब रीअब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, सिक्रीशन के बारे में देखेंगे। बाई चांस हम लोग देख लें अगर जीएफआर घट जाए, ठीक है, तो होता क्या है, जक्स्टामेडुलरी सेल एक होता है जो कि रिलीज करता है रेनिन को, ठीक है, एंड फिर मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को मेंटेन करता है। आपको याद रखना है, जस्टामेडुलरी एपरेटस एक होता है, उसी की फेल है जस्टामेडुलरी फेल, ठीक है, और वो रिलीज करता है रेनिन को और ब्लड प्रेशर को फिर मेंटेन करेगा वो, और जीएफआर को मेंटेन करेगा। कब करेगा, जब डिक्रीज हो जाएगा जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और रीअब्जॉर्प्शन जो होता है 90 to 99% पीफीटी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और पीफीटी की जो लाइनिंग होती है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीफीटी की लाइनिंग ब्रफ बॉर्डर, क्यूबाइडल ब्रफ बॉर्डर एपिथेलियम की होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को। रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन 70% इसी में होती है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन जो भी होते हैं 70% आपके वाटर में जो भी आते हैं यहीं पे हो जाते हैं, ठीक। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कुछ डायग्राम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका, यही रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और उसके बाद जितने भी है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होंगे। मैं इसको डायग्राम को अपने हाथ से बनाकर भी दिखाऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इस लाइन को कवर कर देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको पढ़ना है और ये पढ़ने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जीएफआर अगर हेल्दी इंडिविजुअल को 180 लीटर पर डे होता है, 125 मिलीलीटर आपके पर मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। किडनी जो होता है ये बिल्ट मैकेनिज्म रेगुलेट करता है जो कि जीएफआर को रेगुलेट करता है, ये तो आपको पता ही है। मैंने आपको बताया था जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एक होता है जो एक फेल रिलीज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं जस्टामेडुलरी फेल, जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ देख लीजिए होता क्या है, एक्चुअली यहाँ दिया है, ए फेल ऑफ जीएफआर कैन एक्टिव जी फेल, मैंने आपको बताया था मेडुलरी फेल रिलीज करता है रेनिन को और वो कैन स्टिमुलेट कर देता है ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, जीएफआर को, आपके जो जीएफआर है उसको बैक टू नॉर्मल मिला देगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ला देगा, जीएफआर को मेंटेन कर देगा।
अब देखिए कंपेरिजन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म 180 लीटर, हम लोग को पता है कि 180 लीटर पर डे होता है, उसको एलिमिनेट करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे हम लोग क्या करते हैं 1 to 1.5 लीटर ये रिलीज मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू निकालते हैं और 99% से ज़्यादा उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओरिजिनल टिब्यूल्स में होते हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। जो ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। आइए हम स्लाइड में देखें, यहाँ कट गए हैं। ग्लूकोज हुए, एमोनिया हुए, अमोनिया हुए, नाइट्रोजन फिल्ट्रेट, ये सब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं। अभी मैंने आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिर नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन हमें एक चीज़ और देखना है, कभी कभी हम लोग H+ सिक्रीट करते हैं किसी चीज़ को एलिमिनेट करवाने के लिए। सिक्रीशन जब उसकी सिक्रीशन हमारे लिए बॉडी में टॉक्सिक है, H+ रिलीज करके फिर उसके बाद हम लोग उसे एलिमिनेट करवा देते हैं और ये हमारे बॉडी के बेस बैलेंस को मैनेज करता है, यानी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। आगे हम लोग देखते हैं। ये मैं स्लाइड इसलिए लिया हूँ कि मैं अपने से डायग्राम बना के आपको एक चीज़ समझा सकूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो होते हैं ये मान लीजिए ब्रफ बॉर्डर है, ठीक। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये हो गया आपके ब्लड के फेल हो गए, ये हो गया आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हो गया आपके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या क्या हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस है और एब्जॉर्ब करने के, क्या क्या हम लोग रीअब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन चीज़ को हम लोग को रीअब्जॉर्ब करना है, किसे एलिमिनेट करना है यूरिन के थ्रू। तो हम लोग मैं बता दूं, वाटर हुआ, सोडियम हुआ, ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टेज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, फ्रक्टोज हुआ, आपके पोटेशियम हुए, फिर बाइकार्बोनेट हुए, इस सबको हमारे बॉडी रीअब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये हमारे लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं यूरिया के थ्रू। तो होता क्या है, यहाँ मान लीजिए सोडियम है। आप एक चीज़ देखें, कभी कभी बोला जाता है कि सोडियम जो है आपके फैसिलिटेड हो रहे हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कभी बोला जाता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये फैसिलिटेड हो रहा है कि एक्टिव हो रहा है। कहीं बुक में कभी किसी चैप्टर में लिखा रहता है फैसिलिटेड हो रहे हैं, किसी चैप्टर में लिखा रहता है एक्टिव हो रहे हैं। ये क्यों लिखा रहता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखिए ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया ये सोडियम है, यहाँ ज़्यादा होता है, इसको फेल में आना होता है पहले, इस फेल में हम लोग ये फेल को भूल जाते हैं। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे तो कम होता है तो ये फैसिलिटेड आएगा। अगर यहाँ पे कम है तो इसे कंसंट्रेशन के थ्रू नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड ही करता है। एक्चुअली ये सारा चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है। ये यहाँ पे आने के लिए इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन से आएगा, पर यहाँ पे जो है सोडियम का कंसंट्रेशन तो कम है। अगर यहाँ से इसको यहाँ आना पड़े सोडियम को, तो ये फेल में आ रहा है। अब तो फेल में आ रहा है ना, ये फेल से बाहर जा रहा है ना, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, एक्टिव आना पड़ेगा इसे। मान लीजिए यहीं भी इसको सोडियम को हमको बाहर निकालना है तो ये एक्टिव जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पहले से ज़्यादा है और यहाँ कम है। यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो वो एक्टिव जाएगा। चलिए मैं फिर से आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, यह ब्रफ बॉर्डर है। अगर सोडियम की कंडीशन मैंने देख लिया, सोडियम यहाँ ज़्यादा था और यहाँ आ रहा था, फैसिलिटेट आ रहा था। अब मैं देख रहा हूँ आपके लिए पोटेशियम का, पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। कम वाले अगर यहाँ आते हैं, यहाँ तो कम है, कम वाले अगर यहाँ आते हैं तो ये एक्टिव आएंगे, क्योंकि वो अगेंस्ट आ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यहाँ कम है फिर भी यहाँ आ रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ही होता है वो लेवल को मेंटेन करता है। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। वाटर जो है ये सब को हम लोग को रीअब्जॉर्ब करना है। वाटर हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, इसीलिए ये फैसिलिटेड आता है और 70% यहाँ पे होता है रीअब्जॉर्ब, ठीक है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लैक्टोज। एक चीज़ मैं बता दूं, सोडियम के साथ हमेशा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लैक्टोज साथ में ही फैसिलिटेड हो जाते हैं, साथ में ही सोडियम के साथ चले जाते हैं। इसको तीनों को एक कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, इसी के थ्रू चले जाएंगे। ग्लूकोज जो है, आप एक चीज़ जानते हैं, हमारे बॉडी में 180 मिलीग्राम नॉर्मल है। अगर 180 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर 180 से ज़्यादा होने से यूरिन से पास आउट होने लगेगा। अगर यूरिन से पास आउट होने लगेगा तब अगर आपका यूरिन टेस्ट हो तब आपको देखा जाएगा कि ग्लूकोज उससे आ रहा है, तो डॉक्टर को आपको डायबिटीज मेलाइटस का कंडीशन बताएंगे। ये डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम्स है। 180 ग्राम से अगर ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज तो हमारे बॉडी के यूरिन से पास आउट होने लगता है। यूरिन से पास आउट होने के कारण डॉक्टर जब यूरिन चेकअप करते हैं तो वो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा होने पर भी प्रॉब्लम है और ये सब किसके थ्रू चले जाते हैं, सोडियम के साथ में फैसिलिटेट होता है। फ्रक्टोज ऑलवेज फैसिलिटेड ही होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही करता है हमेशा। अगर हम पोटेशियम के लिए देख लें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मैंने भी आपको बताया था, तुरंत आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये रहा आपका, ये मान लीजिए क्यूबोइडल एपिथेलियम मान लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको ढंग से नहीं समझा रहा। यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। यहाँ से अभी पोटेशियम पीसीटी में आएगा, मैंने आपको बताया था कैसे रीअब्जॉर्ब होता है क्या क्या, अभी मैं वही समझा रहा हूँ आपको। वाटर हो गया,
ठीक है। सोडियम हो गया, सोडियम के साथ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, एमिनो एसिड भी हो गया। अब आया आपका फ्रक्टोज जो कि फैसिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमेशा फैसिलेटेड ही होता है। अब पोटेशियम में देखें तो यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम है, यहाँ कम ही है, क्योंकि इंटरसेलुलर फ्लूइड में हमेशा पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो इसे एक्टिव आना पड़ेगा, आपको याद रखना है ये। जब भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ATP चाहिए उसको आने के लिए, तो वो एक्टिव आएगा। अब हम लोग देखते हैं बाइकार्बोनेट की कंडीशन को। बाइकार्बोनेट के लिए हमारे पास कोई भी रिऑब्जर्वेटिव सरफेस जो भी रिऑब्जर्वेशन करने के लिए चाहिए वो नहीं है। अब हम इसे कैसे करेंगे? तो हमारे बॉडी में जो PCT होते हैं, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम के PCT के एक सेल हैं। तो PCT जो है, ये PCT के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली। क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं H+ आयन। H+ आयन रिलीज करने से क्या होगा, आप ये देख लीजिए, HCO3 जो है बाइकार्बोनेट H+ रिलीज करने के कारण हो जाएगा H2O CO3। तो क्या होगा, H2O CO3 होने के कारण ये टूट जाएगा आपका H2O में, ठीक है, ये आपका टूट जाएगा H2O में और CO2 में, और हमारा फिर PCT से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो PCT है, ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, एक मिनट, ये सेल से रिलीज होगा आपका H+ आयन, जो कि बाहर में आपको बाइकार्बोनेट कर लेना है। यहाँ पे H2O हो जाएगा और CO2 हो जाएगा, और ये जो है दोनों टूट गया। अब इसको ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, H2O और CO2। अब ये दोनों मिलके फिर बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा, और फिर ये ईजिली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको ये समझना है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन को हमें हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब करने के लिए पहले हमारा PCT जो है H+ रिलीज करता है, वहाँ जाकर वो मिलके H2O CO2 बनाता है टूट कर, फिर वो फिर सेल में आके फिर एक साथ मिलकर फिर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्म ले लेते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, PCT जो है क्यूबोइडल एपिथेलियम सरफेस का PCT जो है आपका क्यूबोइडल ब्रफ बॉर्डर एपिथेलियम जो है, वो एक रिलीज करेगा H+ रिलीज करने से क्या होगा, दोनों मिलकर H2O और CO2 बना लेगा। H2O CO2 बनाने से क्या होगा, वो सेल हमारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए हमारे सेल में है रीअब्जॉर्ब। फिर क्या होगा, उसे मिलाकर वो फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म में हमारे बॉडी में रहेंगे। ठीक, अब हम आगे लेके आपको चलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी मैं एक बार फिर बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चले जाएंगे आपके फैसिलिटेट से, ये ऑस्मोसिस से, ये फैसिलिटेट से, पोटेशियम इंटरसेलुलर में ज़्यादा होता है, फिर एक्टिव से, इन केस इफ़ दिस चैप्टर में हो रहा है। बाकी कहीं और भी कंडीशन हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, अब मैं यहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनले के बारे में थोड़ा बताऊँगा। ये मान लीजिए लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये आपका हो गया डिफेंडिंग लिम, ये हो गया आपका अफेंडिंग लिम, इधर एक फ्लो हो गया, इधर एक फ्लो हो गया, फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन इधर है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, डिफेंडिंग लिम जो है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है डिफेंडिंग लिम में जो भी होता है वो परमिएबल है वाटर के लिए, और ये परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप फिर आप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वाजारेक्टर के साथ मिलके काउंटर करेंट मैकेनिज्म से ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करेगा। जब भी हमारे बॉडी में बॉडी वाटर कम हो जाएंगे, अगर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो, तब हमारे बॉडी में ये सब फंक्शन होते हैं। यहाँ पे जो है ये परमिएबल है वाटर के लिए, और थोड़ा सा परमिएबल है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पर ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, अफेंडिंग लिम्फ जो है परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, ये परमिएबल है वाटर के लिए, जो कि डिफेंडिंग लिम है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या, ये लूप ऑफ हेनले मैंने बनाया है जो कि डीप आ रहे हैं मेडुला में। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब हम DCT को देखते हैं। मैंने PCT बता दिया, PCT कैसे कैसे रिलीज करते हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लैक्टोज को एब्जॉर्ब करते हैं, एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रक्टोज को करते हैं, पोटेशियम को करते हैं, बाइकार्बोनेट को करते हैं, वाटर को करते हैं, सोडियम को करते हैं, और सोडियम के साथ कौन कौन आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाते हैं, ग्लैक्टोज और एमिनो एसिड। और अगर ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो 1 मिलीग्राम से ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा, यूरिन से ग्लूकोज पास आउट होगा। जब यूरिन चेक होगा तो उसमें देखा जाएगा कि डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन आ रहे हैं। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, मैंने आपको बता दिया था। और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट किया जाता है, H+ आयन हम लोग सिक्रीट करते हैं PCT से, और PCT जो होता है हमारे बॉडी में, जो PCT होता है H+ सिक्रीट करके फिर H2O के फॉर्म में और CO2 के फॉर्म में अंदर ले लेता है, फिर दोनों को मिला के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ले लेता है। आप एक बार वीडियो को देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम DCT के लिए देखते हैं। DCT में क्यूबोइडल ब्रफ बॉर्डर एपिथेलियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये नॉर्मल एपिथेलियम होता है। ये इंक्रीज, अगर बाई चांस आप एक कंडीशन देख लीजिए, आपके बॉडी में PCT में
पोटेशियम जितना रीअब्जॉर्ब होना था हो गया, फिर भी पोटेशियम ज़्यादा है बॉडी में, तो क्या होगा, डीफीटी में ये जाएगा लुपोफिलिन के थ्रू। ठीक, डीफीटी जो है, अगर डीफीटी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज है इन बॉडी में तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, और हाइपर कैल्सीमिया का कंडीशन में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब क्या करेगा डीफीटी, एक सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरोन। मैं इसको आपको कन्फर्टेशन यूरिन में बढ़िया से समझाऊंगा अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है ये डीफीटी, अब मैं इन्फैटी के भी लाइन से क्लियर करूंगा, ये भी H+ आयन रिलीज करता है। कभी कभी होता है क्या है, कुछ टॉक्सिक हमारे बॉडी में रह जाते हैं, तो डीफीटी कुछ H+ आयन रिलीज करते हैं और उसके बाद वो सिक्रीट करा देते हैं उसको ट्यूब्यूल में, और उसके बाद वो फिर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस करता है, डीफीटी करता है, सब करता है, लुपोफिलिन भी करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखते हैं। एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में कलेक्टिंग डक्ट जो है इम्परमेबल है वाटर के लिए, बट और यूरिया के लिए, बट होता क्या है हमारे बॉडी में जब भी वाटर की इंपॉर्टेंस होती है तो ADH रिलीज होता है करके परमेबल बना देता है। अब मैं इन्फैटी का कुछ लाइन आपको बताऊंगा, फिर हम डीफीटी के बारे में सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीफीटी के बारे में बताया, मैंने बताया पीफीटी जो लाइन है क्यूबेटल एपिथेलियम से लाइन है ब्रफ बॉर्डर से, मैंने आपको ये बताया। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया से, और क्या करता है ये देख लीजिए, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है, 70 to 80% होता है, मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर रीएब्जॉर्ब करता है, ये भी मैंने आपको बताया। ये मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस, करेगा ही करेगा, जो भी जितने भी सारी चीज़ें उसको रीएब्जॉर्ब करता है तो मेंटेन करेगा ही बॉडी फ्लूइड को। और सिक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करके बाइकार्बोनेट को H2O के फॉर्म में और CO2 के फॉर्म में अंदर लेता है, फिर उसके बाद दोनों को मिलाकर जो भी बाइकार्बोनेट का फॉर्म था हमारे बॉडी में उसे मेंटेन रखता है। पोटेशियम आयन को, ठीक है, ये मैंने बताया जितना हो सकता है करता है, फिर उसके बाद डीफीटी कर लेता है, फिर उसके बाद फिल्टर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट, मैंने आपको बता दिया। लुपोफिलिन के बारे में मैंने आपको भी बताया था। देखिए ये सेगमेंट है मिनिमम, तो प्ले सिग्निफिकेंट रोल मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलरिटी, मेंटेन करता है ब्लड। जब भी हमारे बॉडी में ना कन्फर्टेशन यूरिन होता है ना, तो ये लुपोफिलिन और वेजाडेक्टा के साथ मिलके एक एक्ट करता है, जिसके कारण कन्फर्टेशन ऑफ यूरिन में काफ़ी हेल्प होता है। मेडुलरी इंस्टेनियस फ्लूइड जो कि मेडुला में होता है। डिफेंडिंग लिम्ब जो है परमेबल है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैंने आपको बताया था लगभग इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो एफेंडिंग लिम्ब है वो उल्टा है, इसका वाटर के लिए इम्परमेबल है और इसके लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। यहाँ पे देख लीजिए दिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली पैसिवली एंड देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट पैसेज इलेक्ट्रोलाइट्स इन मेटेरियल, यहाँ दिया है एक्टिवली और पैसिवली। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे एक्टिव होता है, कभी पैसिवली होता है, ये आपको पता है। डीफीटी के बारे में हम लोग देखते हैं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इसमें होता है, अगर मैंने आपको बताया था अगर पोटेशियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तभी इसमें आता है, कंडीशनल ही है ये। और सोडियम अपने साथ कभी कभी जब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में काम करता है तो वाटर को लेके आता है, इसलिए सोडियम का भी एक्ट करता है इस पर। डीफीटी कैपेबल है बाइकार्बोनेट के लिए, ये भी है, मैंने आपको बताया था H+ से। हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड NH3 मेंटेन द पीएच सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, सब मेंटेन करता है ब्लड के बैलेंस को। अब कलेक्टिंग डक्ट देखिए, ये लास्ट है। जो कलेक्टिंग डक्ट है हमारे बॉडी में, इस जो आपके चैप्टर में दिया गया है, ये आपका जो चैप्टर में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं है, ADH स्पेक्ट किया हुआ है पहले से, मैं तब इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप बोलिएगा उधर गलत था, ये नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये डक्ट है, ठीक है, कॉर्टेक्स में है, और जो कि कॉर्टेक्स से बहुत ही अंदर गया है मेडुला में, और ये जो वाटर है इसके रीअब्जॉर्ब करता है रीजन इन प्रोड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में क्या करता है कलेक्टिंग डक्ट, द सेगमेंट एलो अमाउंट ऑफ यूरिया एंड मेडुलम, एलो कर देता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड मेडुलम स्टेटिस, यूरिया को मेडुलरी स्टेटिम में जाने के लिए, और ऑस्मोलाइट प्रोड्यूस, एक यूरिया मैंने आपको बताया था कि यूरिया ऑस्मोलाइट है। और उसके बाद ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को, ब्लड को, और सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है H+ और K+ आयन को। मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, पर ADH इस पे एक्ट करता है। जब हमारे बॉडी को वाटर की इंपॉर्टेंस होती है तो ADH इस पे एक्ट करके क्या करता है, इसको परमिएबल बना देता है। परमिएबल बनाने से क्या होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल होगा, इसको रीअब्जॉर्ब करेगा, यूरिया के लिए परमिएबल होगा, और यूरिया को जो है मेडुलरी स्टेटिन में छोड़ेगा, और उसके बाद जो ऑस्मोलरिटी है हमारे जो भी मेंटेन रखने हैं हमारे बॉडी में, वो ये मेंटेन रखता है कलेक्टिंग डक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, कलेक्टिंग डक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में परमिएबल नहीं होता है वाटर के लिए और यूरिया के लिए, ये यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है। अगर किसी कंडीशन में अगर यूरिन पास आउट नहीं करना है, हमें वाटर की नीड है,
तो हम क्या करते हैं, इसको इम्परमेबल जो है परमेबल बना देते हैं। वो इम्परमेबल था पहले कंडीशन में, इम्परमेबल बना देते हैं। वो कौन करता है, एडीएच करता है। और हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में एडीएच के बारे में डिटेल में देखेंगे। और होता क्या है, इससे हमारे बॉडी के ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, कहाँ रिलीज करता है, मेडुलरी इंस्टेटेरियम में रिलीज करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे स्लाइड अब ख़त्म हो गए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, आपको तो ये याद ही रखना है। ये क्यूबाइडल एपिथेलियम ब्रफ बॉर्डर है जो कि इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक है, अब आ जाए, ये तो आपको मैंने बताया था, ये आप इन्फैटी से पढ़ें। अब आप जाके एक बार इन्फैटी पढ़ें और फर्स्ट वीडियो को सेकेंड वीडियो को दोनों को देखने के बाद आपको इन्फैटी अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने आपको इन्फैटी की भी लाइन क्लियर कर दिया है इसमें। और अगर ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो यूरिन से पास आउट होना है। नॉर्मल कंडीशन में यूरिन से पास ग्लूकोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है, ये आपको याद रखना है, पीसीटी करता है, फुल्ली रीअब्जॉर्ब। चलिए थैंक्स। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।